नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपको पता है, हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो टेस्ट सीरीज है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियोस में जो एमीन नाम का चैप्टर है उसकी हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं। आज हम जो सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12th का, और वो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। अगर आप करना चाहते हो तो हमने बताया था कि सबसे पहले तो आप अपने जो एनसीईआरटी की जो नोट जो टेक्स्ट बुक है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको डिस्कस करें। और जो सेकंड है वो सेकंड आपको मैंने बताया था एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है वो वाली। और तीसरा तो हम आपके लिए जैसे जैसे पॉसिबल है वैसे लेके आ रहे हैं, और वो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कौन सा एग्जाम्पलर। ज्यादातर सवाल आपके यहीं से मिलेंगे। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नंबर 1। ये वो सवाल हैं जिनमें ऑप्शन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नंबर 1। देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्पदाब से संबंध बनाने के लिए उपयोगी है। चलो डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से इसको। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्पदाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी होता है। हमने आपको पढ़ाया था, सबसे पहली बात हमने आपको स्टार्ट करवाया था, और जो नियम आपको करवाया था वो नियम बताया था हमने। किसका नियम बताओ? राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम क्या कहता है कि विलयन का जो आंशिक दाब होता है, या ए घटक का जो आंशिक दाब होता है, वो विलय के किसके समानुपाती होता है? बताओ, मोलंस के समानुपाती होता है। इसका मतलब हम यहां से इसको हटाएंगे तो क्या होगा? पी ए बराबर क्या होगा? आपको पता है पी नॉट ए एक्स ए होगा। आपको मैंने बताया था यदि ये शुद्ध अवस्था में प्रेजेंस है तो इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अगर ए घटक है तो ये इसका क्या है? मोलंस है। और आपको मैंने बताया था मोलंस क्या होता है? मोल अंश की कोई भी यूनिट नहीं होती। ये ध्यान रखना, कौन सी राशि होती है? मात्रकहीन राशि होती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमारे लिए मिल गया। क्या आंसर मिला? कि विलियम की सांद्रता का किसके साथ? वेपर प्रेशर के साथ जो रिलेशन बताती है वो कौन बताता है? आपको पता है, ये रहा, ये आपका विलियन वो वाष्पदाब है, और ये आपका मोलंस है। तो रिलेशन कौन दिखाएगा? आपको पता चल गया होगा, वो रिलेशन आपको मोलंस दिखाएगा। क्या पार्ट्स पर मिलियन नहीं, द्रव्यमान प्रतिशत नहीं, मोलनता नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस है। कमरे के ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन छूने से ठंडा लगता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से होगी? ध्यान से सुने, मैंने आपको पढ़ाया था ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? डेल्टा एच लेस देन 0, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है बताइए मुझे? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो प्रक्रम कैसा होगा बताओ? ऊष्माक्षेपी होगा। और यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होगा तो क्या होगा? ताप बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो क्लियर बात है? नॉर्मल बात ही तो हमने बोली है। दूसरा, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट,
डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 है, होगा क्या? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। सर ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कौन सी सोसी होगी? बोलो, ऊष्मा सोसी होगी। तो आपको पता है ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मुझे क्वेश्चन से एक चीज मालूम चली, क्या कि विलयन छूने से क्या लगता है? ठंडा लगता है। अगर ठंडा लगेगा तो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो प्रोसेस कैसा होगा आपका? प्रोसेस आपका क्या होगा? ऊष्माशोषी होगा। तो देखो, तो पहली बात तो मेरा ये क्लियर है कि अगर विलयन ठंडा लगता है तो ठंडा लगेगा ना, तो प्रोसेस जो होगा वो ऊष्माशोषी होगा। और ऊष्माशोषी की ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो पहला कौन सा? जो ठंडे जल, और ठंडे जल वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो सर किसका होगा? गर्म जल का, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता क्या होगी? ज्यादा होगी। ओबियस बात है, सही बात है ना? तो गर्म जल में शर्करा के क्रिस्टल और गर्म जल में शर्करा का पाउडर। एक चीज आप जानते हो, एक होता है क्रिस्टल फॉर्म और एक होती है आपके पास पाउडर फॉर्म। तो पाउडर फॉर्म ज्यादा घुलेगी। आप बोल के देख लो ना सर, एक गिलास पानी में क्रिस्टल डालो, एक गिलास पानी में पाउडर डालो, तो पाउडर की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी ज्यादा घुलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। बहुत अच्छे से समझाया मैंने थ्योरी में आपको कि कि जो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 होता है ना, उसकी ताप बढ़ाने पर विलेयता के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। बोलो यस और नो। चलें आगे। चलो आज क्वेश्चन नंबर तीसरा, साम्य अवस्था पर वाष्पशील द्रव विलायक में ठोस विलेय के घुलने की दर। इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया, आप समझें। मेरे पास एक पात्र है, पात्र में मैं घोल रहा हूं, मैंने चीज घोल दी, तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो जो घुलेगा, जब साम्य अवस्था आ जाएगी, अगर एक भी कण उसमें घुलेगा तो दूसरा कण विलयन से कहां हो जाएगा? पृथक हो जाएगा। यानी एक घुलेगा तो दूसरा विलयन से पृथक हो जाएगा। पृथक वाली अभिक्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और एक होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब विलीनीकरण, और एक होता है क्रिस्टलीकरण। इन दोनों की रेट क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। मैंने आपको बताया था ये, है ना? तो देखो सीधा सा है, क्रिस्टलीकरण की दर के क्या हो जाती है? बराबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तीसरा। चलें आगे आ जाओ। ऑप्शन देखो, देखो आपसे बहुत अच्छा सवाल है सर, एक एक सवाल हमने आपको करवाया है और ये अच्छा सवाल है। यहां से आते हैं सवाल, बोला था हम वही कर रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम प्लस सारी करवाएंगे आपको, अच्छे से सुनने पर। देखो, चलो, कह रहा है कि एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है, इसमें ए की थोड़ी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन होगा। देखो सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी के आधार पर मैंने 3 प्रकार के बताए थे। चलो पहले बात करते हैं कौन कौन से सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन बताया था मैंने, कौन सा बताया था? आप बोलेंगे संतृप्त विलयन, है ना? पहला विलयन संतृप्त। दूसरा जो बताया था हमने वो बताया था असंतृप्त विलयन। और तीसरा जो बताया था वो बताया था हमने अति संतृप्त विलयन। अच्छा, इनकी देखते हैं बात। देखो क्या है, संतृप्त को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना? संतृप्त को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान रखना, हम केवल सीरीज ही हल नहीं कर रहे हैं, हम इसी का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं थ्योरी साथ के साथ, है ना? तो पहला है संतृप्त विलयन। क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई पात्र है ना, और इस पात्र के अंतर्गत कोई लिक्विड भरा हुआ है। अगर इस पात्र में लिक्विड भरा है तो यदि इस पात्र के अंतर्गत जो हम सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे,
वो सॉल्यूट जो डिजोल्व करेंगे ना, विलेय जो हम डिजोल्व करेंगे, वो यदि मैक्सिमम मात्रा में घुला हुआ है तो विलयन संतृप्त होगा, सैचुरेटेड होगा। यदि वो उसमें और कुछ विलेय ऐड नहीं किया जा सकता तो सैचुरेटेड होगा, और यदि और कुछ ऐड किया जा सकता है तो वो क्या होगा, असंतृप्त होगा, और असंतृप्त को अनसैचुरेटेड कहते हैं। तीसरी कंडीशन है कि यदि आपने और विलेय ऐड कर दिया तो क्या होगा, उस विलेय का अवक्षेप बनना चालू हो जाएगा, यानी विलेय का आपके पास क्या मिलेगा, अवक्षेप मिलेगा, और अवक्षेप मिलेगा तो ऐसे सॉल्यूशन का जो नाम होता है वो अति संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो कौन सा होगा, अति संतृप्त विलयन, ऑप्शन नंबर तीसरा। तीसरा, हाँ सॉरी, दूसरा। अगला देखूं, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से अच्छे से सुने, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये भी हमने करा रखा है आपको। कैसे करा रखा है देखो, चलो, द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती है। देखो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सुने। मैंने आपको बताया था कि हम पहले तो घोलेंगे सॉलिड को, हम घोलेंगे लिक्विड में पहला, फिर हम दूसरा घोलेंगे गैस को, घोलेंगे हम, ध्यान रखना, लिक्विड में, और लास्ट में हमारे पास जो विलयन बचेंगे ना, वो बचेंगे लिक्विड लिक्विड के सॉल्यूशन। तो जब हम ठोस को लिक्विड में घोलते हैं तो इसके 3 कारक अफेक्टेड होते हैं, 3 मान लें या 4 मान लें। पहला पहला जो होता है वो पहला होता है विलेय की प्रकृति, सेकंड होता है विलायक की प्रकृति, थर्ड होता है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और जो लास्ट होता है वो होता है प्रेशर, दाब। लेकिन हम तो ठोस को बोल रहे हैं ना, किसमें, द्रव में। तो ठोस कैसे होते हैं, जिनको दबाया नहीं जा सकता, असंपीड्य होते हैं। तो ध्यान से सुनना लाइन को, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कौन सा कारक होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इजी गोइंग है सारे। अगला, ये भी अच्छा सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट लगाना इसको। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या है। आपको पता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अगर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन कम घुलेगी, ब्रेन में ऑक्सीजन कम घुलेगी तो सोचने समझने की क्षमता में कमी आ जाएगी, और जब सोचने समझने की क्षमता में कमी आ जाएगी तो उस बीमारी का एक नाम होता है, उस नाम को बोलते हैं, कौन सी एक बीमारी होती है, उसका नाम कौन सा, एनॉक्सिया। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अच्छे से सुने। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन आबंध का बनना, टूटना, मजबूती को दृष्टिगत रखते हुए अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। देखो सर, हमने बहुत अच्छे से करवाया है। एक तो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन होते हैं, एक नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, नेगेटिव डेविएशन वालों का वेपर प्रेशर कम होता है। तो एग्जांपल देखो, नंबर 1 मेथेनॉल और एसीटोन, ध्यान रखना यही है। देखो मेथेनॉल क्या होता है, मेथेनॉल का फॉर्मूला CH3CHOH होता है, और एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो CH3C डबल बॉन्ड O होता है। इसको यदि हम AA माने तो इसको हम मानेंगे VV। तो होता क्या है कि जब हम मेथेनॉल में एसीटोन को ऐड करते हैं ना, तो एसीटोन के ऐड करने से मेथेनॉल के अणुओं के मध्य जो बॉन्डिंग होती है ना, वो वीक हो जाती है, और जब वीक हो जाएगी तो वेपर प्रेशर जो विलयन का होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन देख लेंगे हम। ऑप्शन आपके पास मेथेनॉल और
एसीटोन। ठीक है, चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। वो कह रहा है कि अणुसंख्य गुणधर्म, पहले तो हम समझ लें, थ्योरी को पढ़ेंगे, और हमने लिखा है कि हम पढ़ रहे हैं कौन सी गेटिव, बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है। पहली कौन सी होती है बोलो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहली कौन सी है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकंड कौन सी होती है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक बढ़ जाता है। और थर्ड कौन सी होती है, हिमांक में अवनमन, हिमांक कम हो जाता है, डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक। और तीसरी और जो लास्ट होती है वो कौन सी होती है, परासरण दाब। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होती है, 4 होती है ना। और चारों में आपसे क्या पूछ रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निर्भर करती है विलयन में घुले हुए विलेय की प्रकृति पर, नेचर पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको बताया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विलेय के कणों की संख्या पे, विलेय के मोलों की संख्या पे निर्भर करती है। विलयन में विलेय के कणों की संख्या पे, विलयन में घुले हुए विलेय के भौतिक गुणों में, विलायक के कणों की संख्या में। ऑप्शन होगा इसका सेकंड, और सेकंड में क्या है, विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको बताया था 4 प्रकार की होती हैं। ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यहां से एक और फॉर्मूला आएगा, नेक्स्ट कराएंगे हम आपको। आप जानते हो पी नॉट वी माइनस का पी एस डिवाइडेड बाई क्या होता है, पी नॉट वी इक्वल क्या होता है बताइए मुझे, एक्स से होता है। और आप जानते हैं एक्स से इक्वल होता है एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस ऑफ एन वी। एन ए क्या है, विलेय के मोल है, और एन वी क्या है, विलायक के मोल। चलो अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी वन ऑफ फैक्टर से है, हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। क्वथनांक की अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो ज्यादातर बच्चे नहीं बता पाते हैं, क्योंकि रटा है उन्होंने। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यदि द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, एक वायुमंडलीय दाब 1 atm के इक्वल हो जाए, और जिस टेम्परेचर पे वो हो जाएगा वो टेम्परेचर ही क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। और जल के लिए कितना होता है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या कह रहा है, क्वांटम फैक्टर ने बताया था कि आई जो होता है ना, विलेय के संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या डिवाइडेड बाई विलेय के संयोजन या वियोजन से पहले कणों की संख्या का अनुपात होता है। 3 चीजें हैं, पहला NaOH तोड़ लेते हैं सर, आप जानते हो NaOH अगर हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा बताइए मुझे, Na तो प्लस होता है, OH माइनस होता है। Na2SO4 टूटेगा, Na2SO4 ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2Na प्लस में टूटेगा और SO4 -2 में टूटेगा। और अमोनियम नाइट्रेट टूटेगा, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 जो टूटेगा वो टूटेगा किस में बताओ, NH4 प्लस में टूटेगा, और NO3 किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। और लास्ट KNO3 टूटेगा, KNO3 K प्लस में टूटेगा, और NO3 किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। तो हमें पता लग गया यहाँ से, कैसे पता लगा, यहाँ कणों की संख्या 2, यहाँ कणों की संख्या 3, यहाँ कणों की संख्या 2, और यहाँ कणों की संख्या 2। तो हम जानते हैं आई जो होता है, आई जिसका ज्यादा होता है उसका कौन सा पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो बताइए किसका आई ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। और आप जानते हो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर आई इंटू केवी इंटू क्या होता है बताना, स्मॉल एम। पहला हो गया क्लियर, 9th सवाल हमने कर लिए हैं। आगे चलते, चलो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा सवाल है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है इसी साल। देखो ये वाला क्वेश्चन असिस्टेंट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये आया है, हमने तो करा रखा है, कॉपी में है।
देखो आप जानते हो कि डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, केवी इंटू क्या होता है, स्मॉल एम। केवी की यूनिट पूछ रहे हैं, तो डेल्टा टीवी डिवाइडेड बाई क्या होगा, स्मॉल एम। डेल्टा टीवी टेम्परेचर है, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन। देखो मोलैलिटी की यूनिट मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है, मोलैलिटी की होती है मोल किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में कितने विले के मोल घुले हुए हैं, वही चीज क्या कहलाती है, मोलैलिटी कहलाती है। बताया है मैंने आपको, है ना। तो क्या हो गया, मोल किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, क्या बनना, केजी मोल इनवर्स, क्या बना, केजी मोल इनवर्स, या फिर एक और बनेगा के, क्या आ जाएगा, मोलैलिटी का क्या हो जाएगा, इनवर्स। देखो ध्यान से, के केजी मोल इनवर्स, के केजी मोल इनवर्स, के केजी मोल इनवर्स और के केजी मोल इनवर्स, सब में सेम है। मोललता, गलत, गलत, कौन सा ऑप्शन है, पहला। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में इस साल पूछ लिया गया सवाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 0.1 एम ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.1 एम MgCl2 विलियन के हिमांक में कितना अवनमन होगा। नहीं ये भी जानते हैं ना, कैसे जानते हैं सर, अरे ग्लूकोज तो टूटेगा ही नहीं, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो आई की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी कि नहीं होगी। सेकंड, MgCl2 तोड़ दो ना आप, MgCl2 टूटेगा किसमें, Mg+2 में, और 2Cl- में टूटेगा। तो कितने कण हुए यहाँ पे, 3, और यहाँ पे कितने, 1। तो कणों की संख्या पे डिपेंड करते हैं कौन सी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कणों की संख्या ज्यादा होगी तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो क्या होगा, हिमांक में कमी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कितने गुना कमी होगी, 3 गुना। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे चले, क्वेश्चन नंबर, ये तो आप जानते हो 12th वायर डेली रूटीन में भी आता है कि अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक के सांद्र विलयन में रखने पर वह सिकुड़ जाता है, क्योंकि देखो 3 प्रोसेस हैं। एक तो होता है आप जानते हो समपरासारी विलयन, ये आप पढ़ोगे ना। और सेकंड होता है आपके पास अति परासारी विलयन, और एक होता है अल्प परासारी विलयन। किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है, लेकिन नमक के सांद्र विलयन में यदि हम किसको रख दें, कच्चे आम को रख दें। 2016 में ये सवाल पूछा गया है आपकी आरवीएससी बोर्ड में, यही सवाल 2016 में पूछा है। तो क्या होगा, सांद्र विलयन में रखने पर नमक सिकुड़ जाएगा, यानी नमक में से जो पदार्थ होगा वो किस में आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, परासरण के कारण जल ग्रहण कर, परासरण के कारण यह जल ग्रहण करता है। परासरण, प्रतिलोम परासरण तो होगा नहीं, तो क्या होगा, परासरण के द्वारा ये जल को खोता है, यानी ये जल बाहर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो ये भी अच्छा सवाल है, सारे सवाल कॉन्सेप्ट बेस हैं, हमने थ्योरी पढ़ाई है और थ्योरी भी हम साथ के साथ इसी में भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये वीडियो बच्चा प्रॉपर ऑनेस्टली देखता है ना, तो उसके सारे जो डाउट्स हैं ना सॉल्यूशन में वो क्लियर हैं। देखो कैसे, दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना में, कुछ नहीं करना, आप क्या जानते हो जरा बोलना, पाई बराबर क्या होता है, बोलो CRT होता है। टेम्परेचर उसने फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया तो क्या कर दिया बताओ, निश्चित कर दिया, निश्चित ताप कर दिया। टेम्परेचर निश्चित है, आर पहले से निश्चित है, तो सर पाई समानुपाती किसके हो जाएगा, सी के। अगर पाई समानुपाती सी हो जाएगा तो क्या होगा सर, पाई समानुपाती अगर सी होगा ना तो क्या होगा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कह रहे हैं कि सांद्र विलयन का परासरण दाब तनु विलयन के परासरण दाब की तुलना में क्या होता है, उच्च होता है। इस क्वेश्चन की इंग्लिश सही है, हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सांद्रता बढ़ेगी ना तो परासरण दाब बढ़ेगा। तो सांद्रता किसकी ज्यादा होती है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ज्यादा होती है, और कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ज्यादा होती है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की आपके पास वो कम होगी, ठीक है ना। चलें आगे, चलो अगला सवाल भी बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ध्यान रखना, थोड़ी सी बच्चे जल्दबाजी करेंगे। क्या पूछ रहे हैं, रॉन्ग। देखो सुना,
हमें सब कुछ पढ़ाया है हमने ईमानदारी से, अगर आप पढ़ रहे हो तो। कैसे? राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यही तो राउल्ट्स लॉ है कि पी ए समानुपाती होता है एक्स ए के, तो पी ए बराबर क्या होता है बोलो, पी नॉट ए क्या होता है, एक्स ए। आप जानते हो पी वी समानुपाती किसके, एक्स वी के, तो पी वी बराबर क्या हो जाता है बोलो, पी नॉट वी, और क्या हो जाएगा बोलो, एक्स वी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। अरे BaCl2 को तोड़ोगे तो 3 कण मिलेंगे, KCl को तोड़ोगे तो 2 कण मिलेंगे, सुक्रोज को तोड़ोगे तो 1। एसिटिक अम्ल तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम होगा आयनन, हालांकि मिलेंगे 1 से 1.5 के बीच में, ये भी करेक्ट है। विलयन के परासरण दाब को समीकरण पाई बराबर CRT विलयन की मोलरता के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये भी। पाई बराबर कौन सा RT है बोलो, CRT। और दो भिन्न विलायकों में बनाए गए समान मोलरता के दो सुक्रोज विलयनों के हिमांक में अवनमन समान होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे बेटा, करेक्ट होंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत अच्छे सवाल हैं। थ्योरी जिसने पढ़ी है ना उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखो इजी गोइंग है, आप भी कर लोगे इसको। तो कैसे करोगे देखना। ये कह रहा है KCl, तो KCl को तोड़ दो ना, K प्लस में और Cl माइनस में कितने कण मिले, 2। NaCl को तोड़ दो ना, बोलो Na तो प्लस में और Cl माइनस में कितने कण मिले, 2। और किसको तोड़ दो, K2SO4 को तोड़ दो, बोलना जरा, 2K प्लस और कौन सा 4 माइनस, SO4 माइनस, कितने कण मिले, 3। तो क्या हुआ, 2,2,3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो, सेकंड का। बताओ हुआ कि नहीं हुआ, आपको लग रहे हैं कि नहीं लग रहे सरल। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला क्या है, वायुमंडलीय दाब और परासरण दाब की इकाइयां समान होती हैं। प्रतिलोम परासरण में विलायक केडु अर्धपारगम झिल्ली से निकलकर विलेय की कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं कि वायुमंडल, देखो परासरण दाब दोनों समान है यूनिट। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक विमाहीन है, बिल्कुल आपको पता है ना, डेल्टा P डिवाइडेड बाई P नॉट V बराबर क्या होता है बोलो, एक्स ए। आप जानते हो P नॉट V माइनस का PS डिवाइडेड बाई क्या होता है, P नॉट V बराबर क्या होता है बोलो, एक्स ए। ऊपर भी प्रेशर है नीचे भी प्रेशर है, तो विमाहीन राशि है, बिल्कुल करेक्ट है। विलायक की नेचर पे डिपेंड करता है, आपको पता है मोलल अवनमन स्थिरांक, इसकी यूनिट अभी हमने पढ़ी है, बोलो kg। कौन सा इनवर्स बोलो, मोल इनवर्स, या क्या बोलेंगे, मोलैलिटी इनवर्स। प्रतिलोम परासरण में विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से निकलकर विलेय की कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ये होता है किसमें, ऑस्मोसिस में। और ये क्या बोल रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आप आरओ का वाटर यूज करते हो। तो कौन सा ऑप्शन गलत होगा, सेकंड। अभी सर बहुत अच्छा सवाल है, नीट में सवाल भी आया इस साल, 75 क्वेश्चन नंबर है नीट में। यही सवाल पूछा है नीट में 2024 में। आपको मैंने बताया था कि KH बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, पहला ताप बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, पहला काम। इसका एक और है कि मछलियां जो होती है ना, अभी CBSE में आया, एक गर्म जल होता है और एक ठंडा जल होता है। तो मछलियां जो होती है ना, वो कौन से जल में रहना पसंद करती हैं, ठंडे जल में। बिकॉज रीजन है टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा
तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो ध्यान रखना उनके लिए क्या मिलेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, तो सॉल्युबिलिटी उनकी क्या होगी, ज्यादा होगी। उच्च विलेयता वाली गैसों के लिए KH गलत बात है, निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए KH अधिक होता है, जिनकी विलेयता कम होगी उनका KH ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये हमने 18 क्वेश्चन कर लिया था, अभी एक और रह रहा है, कौन सा, ये तो हमने करे KH का मान, निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए KH अधिक होता है। एक बार और रिपीट कर दो बेटा, KH ज्यादा होगा तो कौन सी ज्यादा होगी बताओ, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम होगी, और सॉल्युबिलिटी कम होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। और KH का मान ताप बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अगला देखो, देखो ये 19 सवाल है, बड़ा सा डायग्राम बनाए, कुछ नहीं करना है इसमें हमें, हम देख के बता सकते हैं, क्योंकि हमें एक चीज पता है, एक तो होता है बेटा ऑस्मोटिक, है ना, और एक होता है आपके पास रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो ऑस्मोसिस होता है ना, उसी का उल्टा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम होता है कौन सा परासरण बताओ, प्रतिलोम परासरण। कह रहा है ये 8 नहीं है, ये SPM है, सेमी परमिएबल झिल्ली। अगर परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दे, कौन सा दाब होगा, बाह्य दाब। नॉर्मली क्या प्रोसेस होता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन की तरफ जाता है, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा ना तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और जिस प्रेशर पर ये रिएक्शन रुक जाती है उसी दाब का नाम होता है परासरण दाब। परासरण दाब पाई बराबर CRT होता है। लेकिन आपने परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया तो क्या होगा, प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी अब यहां से विलायक के जो एलिमेंट होते हैं, जो कण होते हैं, वो विलयन की तरफ आएंगे और आपका वाटर शुद्ध हो जाता है। इसी को बोलते हैं कौन सा लोम परासरण, बोलो प्रतिलोम परासरण। आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन। 19 सवाल हमने डिस्कस कर लिए। हाँ हाँ हाँ, देखना भाई, बहुत अच्छे सवाल हैं भाई, ध्यान से देखना है ना, थोड़ा सा समझना। कह रहा है कि हमारे पास ABC है, A है, A की कंसंट्रेशन 0.1 m है, B है उसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है, C है उसकी कंसंट्रेशन 0.001 m है, और NaCl है। तो 3 जलीय विलयन है, इन विलयनों के लिए वन हाफ क्रम होगा। N तो टूटेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na प्लस होगा और Cl क्या होगा, माइनस होगा। तो कितने कण मिलेंगे इसमें, 2 मिलेंगे। यानी ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो सॉल्यूशन में जाके टूट जाएगा, तो कोई भी वन हाफ फैक्टर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी तीनों का मान क्या होगा, समान होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ, थर्ड नंबर का ऑप्शन होगा। अगला सवाल, सवाल 21 है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं। देखो क्या कहता है, वो कह रहा है कि सूचना के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। सूचना के आधार पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। वो कह रहा है कि ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन के मिश्रण में A और A के मध्य V और V प्रकार की अंतर आणविक अन्योन्य क्रियाएं AB प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं के लगभग बराबर होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं बताओ, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत विलेय की आकर्षण क्रियाएं, विलायक की आकर्षण क्रियाएं किसके बराबर होती हैं बताओ, विलयन के बराबर होती है। एथेनॉल और एसीटोन तो पॉजिटिव डेविएशन का है। AA BV प्रकार की अंतर आणविक अन्योन्य क्रियाएं AB की तुलना में प्रबल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि ये कौन सा डेविएशन रिप्रेजेंट करता है, धनात्मक विचलन दर्शाता है।
क्लोरोफॉर्म आया है सवाल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये वाली लाइन। एसीटोन के मिश्रण में ए वीवी प्रकार की अंतर आणविक अन्योन्य क्रियाएं एवी की अन्योन्य क्रियाओं से दुर्बल हैं। बिल्कुल दुर्बल हैं, क्योंकि ये कौन सा विलयन बनाता है, ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। और अगर ये ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा तो क्या होगा, इसका न्यूनतम एजोट्रॉप बनाएगा, और न्यूनतम एजोट्रॉप बनाएगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम, और वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा। वी और सी राउल्ट के नियम का पालन करेंगे भैया, बिल्कुल नहीं करेंगे। विलियन ए राउल्ट के नियम का पालन बिल्कुल करेगा। विलियन बी राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, नहीं दर्शाएगा। कौन सा दर्शाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आ रहा होगा आपके। और विलियन सी राउल्ट के नियम से धनात्मक नहीं दर्शाएगा। कौन सा है बताओ, ऑप्शन करेक्ट आपके सामने है सारी चीजें, ठीक है ना। चलो हाँ जी, देखिए सर बड़ा सा डायग्राम दे रखा है, कुछ नहीं करना। एक तो जल है, एक NaCl है। NaCl जब जल होता है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, जल ज्यादा होता है। लेकिन आपने इसमें क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, और NaCl डालने से कौन सा प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और वेपर प्रेशर को जो अफेक्टिंग कारक होते हैं वो एक तो होता है आपके पास ताप, और दूसरा होता है आपके पास किसकी प्रकृति बताओ, विलायक की प्रकृति। दूसरा रीजन कौन सा होता है, विलायक की प्रकृति। और एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपको प्रदर्शित करता है, सही बात है ना। चलो कुछ नहीं करना, बताओ ये ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, ए का वाष्प दाब ज्यादा होगा। किसकी तुलना में, बी की तुलना में। पढ़ लो, 500 ml की क्षमता वाले 2 बीकर लिए गए, इसमें से ए बीकर में 400 ml है, बी में NaCl का 2 मोलार सॉल्यूशन यानी 400 ml भरा गया है। एक पदार्थ के बने गए हैं, कौन सा कथन सही है, ए पात्र का वाष्प दाब बी की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, सॉल्यूशन की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट ही तो होता है वही। आपने उसमें NaCl डाल दिया तो NaCl आ गया उसकी जगह पे, अब वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, यानी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान से देखो। दो द्रव ए और बी एक विशिष्ट संगठन में न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन बनाते हैं। देखो पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, कौन सा बनाते हैं बताओ, न्यूनतम। न्यूनतम तो क्या बनाएंगे ये, क्वथनांकी। कौन सा बनाएंगे वो लोग, स्थिर। और क्या बनाएंगे ये, क्वाथी एजिट्रॉप। तो दो चीज पता लगी, एक तो इनका क्या कम होगा, क्वथनांक। क्वथनांक कम होगा तो क्या ज्यादा होगा इनका, वाष्प दाब। वाष्प दाब ज्यादा होगा तो पहले क्या था, ए, बाद में क्या बना, बी और बी, अब क्या बना, ए बी। तो इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा तो आकर्षण क्रियाएं इसके मध्य क्या होंगी बताओ, कमजोर होंगी। यानी बाद वाली क्रियाएं कमजोर होंगी, पहले वाली क्रियाएं स्ट्रॉन्ग होंगी। तो इसका मतलब ऑप्शन करेक्ट सुन लेना कि ए बी अन्योन्य क्रियाएं ए अथवा बी की तुलना में दुर्बल होती हैं, तभी वो कौन सा दर्शाएगा, यानी तभी वो ध्यान रखना धनात्मक विचलन दर्शाता है। कौन सा दर्शाएगा, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। ये क्वेश्चन सारे हैं, हमने एनसीईआरटी पढ़ाई है, पूरा सेटअप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अच्छे से देखो। हाँ जी, चलें तो मोलार (0.02 मोलार NaCl के 4 लीटर जलीय विलयन को 1 लीटर जल मिलाकर तनुकृत किया जाता है। M1 कितना है, मोलैरिटी 0.02 m। V1 कितना है बोलो, 4 लीटर। M2 तो पूछ रहा है वॉल्यूम कितना हो गया, V1 और V2, यानी कुल वॉल्यूम कितना हो गया, 4 + 1 बराबर कितना हो गया, 5। 5 क्या है बताओ, V2। तनुकरण का फॉर्मूला हमें पता है ना,
क्या होता है M1V1 बराबर क्या होता है M2V2, M1V1 बराबर क्या होता है M2V2, M1 कितना 0.04, V1 कितना 4 लीटर, M2 तो निकालना है, ये कितना लीटर 5 लीटर, तो M2 बराबर कितना 0.04 इंटू 4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 4, ये कितना हो गया, ठीक है ना। इधर आप लिख लेंगे, यहां से क्या कैलकुलेशन कर लेंगे, ये तो आप ये M2 तो आंसर किस में बताओगे, आप कमेंट बॉक्स में करके लिखोगे कि इसका आंसर कितना है, देखेंगे हम कौन कौन इसको करते हैं, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कौन सा है 25, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी से, एक भी बाहर नहीं है एनसीईआरटी से। चलो इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे सवाल है ना, दोनों हैं, उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित सूचना के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। सूचना क्या है कि मेथेनॉल में एसीटोन मिलाने पर मेथेनॉल अणुओं के मध्य उपस्थित कुछ हाइड्रोजन आबंध टूट जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेथेनॉल और एसीटोन का जो सॉल्यूशन होता है ना वो पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है। पॉजिटिव डेविएशन में जो विलियन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो कमजोर होता है, कमजोर होता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अच्छा क्या कह रहा है, अच्छा तो क्वथनांक क्या होगा, कम, और क्वथनांक कम होगा तो न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलियन बनाएगा। चलो एक विशिष्ट संगठन में मेथेनॉल एसीटोन का मिश्रण न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलियन बनाएगा और राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। अगला, एक विशिष्ट संगठन में मेथेनॉल का अधिकतम क्वथनांकी बनाएगा, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। एक विशिष्ट संगठन में न्यूनतम स्थिर क्वाथी बनाएगा, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक दर्शाएगा और अधिकतम क्वथनांक बनाएगा। और ये नहीं, ऑप्शन कौन सा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मेथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और धनात्मक विचलन होगा तो वो कौन सा एजोट्रॉप बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला एजोट्रॉप बनाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। ये सवाल यहीं से मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं सर, ये नीट 2024 में आया हुआ सवाल है, यहां से फिर रिपीटेशन हो गया, ये वही है, मैंने आपको बताया है कि आर्गन है ना, CO2 फॉर्मेल्डिहाइड मैथेन, आर्गन है, CO2 है, फॉर्मेल्डिहाइड है और एक क्या है आपके पास मैथेन है। हेनरी स्थिरांक दिए, हेनरी स्थिरांक बोले तो किसकी वैल्यू दी हुई है, KH की, कितनी बोलो 40.939, 1.67, 1.83 इंटू 10 की पावर -5 और CH4 का है 0.413। हेनरी स्थिरांक दिया है, हेनरी स्थिरांक दिया है, आपको मैंने अभी बताया था कि KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो ताप ज्यादा होगा और अगर ताप ज्यादा होगा तो विलेयता क्या होगी बताओ, कम होगी। तो विलेयता के क्रम में, बढ़ती हुई विलेयता के क्रम में लिखना है तो जिसका KH वैल्यू न्यूनतम होगी तो बोलो किसकी होगी, फॉर्मेल्डिहाइड की विलेयता सबसे ज्यादा होगी। तो ये पहले और ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, तो कौन सा ऑप्शन बचे, दो। उसके बाद CH4, उसके बाद CO2 और उसके बाद ये, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। हमने कितने सवाल कर लिए, 26 सवाल ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डन कर लिए। आशा करते हैं आपके समझ में आए होंगे ये सवाल, नहीं आए तो जो हमने वीडियो डाल रखी है आप उनका विश्लेषण करें, या जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहा है, जुड़ा हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ाएं कि हम किस बेस पर तैयारी करवा रहे हैं। हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड पे सॉल्व कराई जाएगी। आगे के सवाल क्या है देखना, ये बहुविकल्प प्रश्न है, कुछ नहीं है इनमें, इसमें दो या दो से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है देखो, द्रव विलायक के निश्चित आयतन में गैस
विलेय की विलेयता को निम्नलिखित में से कौन से कारक इफेक्ट करते हैं? अभी बताया था मैंने, आपने घोला है गैस को लिक्विड में। जब आप गैस को लिक्विड में घोलते हैं तो इसके चार कारक होते हैं, चार फैक्टर अफेक्टेड करते हैं। नंबर एक जो है वो होता है नेचर ऑफ गैस, यानी गैस की प्रकृति। सेकंड जो होता है वो होता है आपके पास विलायक की प्रकृति। और जो थर्ड होता है वो होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। और फोर होता है किसका इफेक्ट? दाब का प्रभाव। क्या पूछ रहा है आपसे? देखो, पहला दिया है विलेय की प्रकृति बिल्कुल निर्भर करेगा, ताप पे भी निर्भर करेगा और दाब पे भी निर्भर करेगा। दाब के प्रभाव का अध्ययन कौन से वैज्ञानिक ने किया? हेनरी ने। और ताप का तो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, कौन सा है? ली चैट लियर प्रिंसिपल। और ली चैट लियर प्रिंसिपल दो वो आपके व्याख्या करता है। डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी तो कौन सी छेपी होगी? बोलो, ऊष्मा छेपी। और ऊष्मा छेपी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी, जो विलयन ठंडा दिखते हैं या ठंडा होते हैं घोलने पर, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो कौन सा शोषी होगा? बताओ, ऊष्मा शोषी। ध्यान रखना, ऊष्मा शोषी का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ऑप्शन के हिसाब से चेक करते हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो किस पे निर्भर करेगा? दाब पे और विलेय की प्रकृति पे, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगर दाब कांस्टेंट कर दिया तो विलेय की प्रकृति और ताप दोनों पे निर्भर करेगा। केवल ख और ग नहीं करेगा, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? विलेय की प्रकृति पे। और केवल ग नहीं करेगा, तो इसके कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? दो होंगे। क्यों? क्योंकि कारक कितने हैं? चार। आपने अगर टेम्परेचर को फिक्स किया तो किस पे करेगा? गैस की प्रकृति पे और दाब पे। और आपने दाब को फिक्स कर दिया तो किस पे डिपेंड करेगा? गैस की प्रकृति और ताप पे। अगला सवाल क्या है, देखो। हाँ जी, देखो क्वेश्चन क्या है। 28 सवाल, अच्छा सवाल है भाई। देखो, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाला है और ऋणात्मक विचलन वाला भी है। आपको मैंने सॉल्यूशन दो बताए हैं, पहली क्लास में आपको पढ़ाया होगा। सॉल्यूशन है ना, वो दो होते हैं, एक तो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, वो फॉलो करते हैं कौन से रूल को? राउल्ट के लॉ को, राउल्ट्स लॉ को। और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि उनके अंतर्गत जो एंथैल्पी में चेंज होता है वो जीरो होता है, और वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। और उनके मध्य जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, वो किसके बराबर होता है? विलियन के बराबर होता है। वो ही राउल्ट का नियम होता है। तो क्या कह रहा है कि बेंजीन और टोलुइन के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल लगभग उतने ही प्रबल हैं जितने दो टोलुइन अणुओं के मध्य होते हैं। बेंजीन और टोलुइन के मिश्रण के निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो बेंजीन और टोल्यूइन का जो सॉल्यूशन होता है वो तो कौन सा होता है? आपको पता है, आइडियल है। आइडियल को कौन सा बोलते हैं? बताओ, आदर्श विलयन। और आदर्श विलयन के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है? बताना। डेल्टा एच इज जीरो होगा और डेल्टा वी भी क्या होगा? जीरो। तो सही नहीं है, ये तो सही है। ये न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाएगा, यह आदर्श विलयन नहीं बनाएंगे। आदर्श विलयन भी बनाएगा जब आइडियल सॉल्यूशन है, तो न्यूनतम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो कौन प्रदर्शित करता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जबकि बेंजीन का तो कैसा है? आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है ना? चलो अगला सवाल। हाँ, अच्छा सवाल है, दोनों देख लेते हैं।
वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन एक अडुसंख्य गुणधर्म है। क्यों भाई, दो भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इसमें। अडुसंख्य गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? विलेय के कणों की संख्या पे जो निर्भर करता है वही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। देखो, विद्युत अनपगत विलेय की विलयन में सांद्रता पे निर्भर करता है तथा विलेय अणु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, विलयन की सांद्रता पे निर्भर करता है, विलेय अणु की प्रकृति पे निर्भर नहीं करता, नेचर पे निर्भर नहीं करता। कौन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पे निर्भर करता है तथा विलेय अणु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। विद्युत अनपगत विलेय की सांद्रता के साथ साथ प्रकृति पे तो निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? दोनों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान देना, कौन से? विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, ना कि किस पे? नेचर पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी है हमारी? 4 है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपको बता दिया। अगला, वांटाफ कारक आई। मैंने बताया था कि वांटाफ ने ही बताया था कि जब विलेय का विलायक के अंतर्गत डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो कणों की संख्या में वृद्धि भी हो जाती है और कमी भी हो जाती है। तो क्या होते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, उनमें डिफरेंस आता है। तो आई का फॉर्मूला मैंने लिखा है, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म डिवाइडेड बाई परिकलित अणुसंख्य गुणधर्म। यानी कि आपको पता है कि एक तो होता है डेल्टा टीवी, कौन सा लेंगे हम? प्रेक्षित, और एक लेंगे हम डेल्टा टीवी, कौन सा लेंगे आप? परिकलित। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? आई। और आप जानते हो, क्या जानते हो? पी नॉट वी माइनस का पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट वी बराबर एक्स से होता है ना। आपको पता है डेल्टा टीवी बराबर आई इंटू के वी इंटू स्मॉल एम होता है, डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम होता है, और पाई बराबर कौन सा सी आर टी होता है? बोलो, आई सी आर टी होता है। ठीक है ना। चलो, एक और है सामान्य मोलर द्रव्यमान, क्योंकि जो मोलर द्रव्यमान के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उल्टा हो जाएगा, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। चलो, अच्छा सवाल है 31, समपरासारी विलयनों में समान होने चाहिए। देखो, समपरासारी विलयनों में कोई जरूरी नहीं है विलेय समान हो, कोई जरूरी नहीं है डेंसिटी समान हो, लेकिन ये दो चीज समान होंगी। कौन कौन सी? एक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, ये दोनों चीज समान कैसे होंगी? क्योंकि ये डिपेंड करती है किसमें? आई पे। तो आप क्या जानते हो? बोलो, डेल्टा टीवी बराबर आई इंटू के वी इंटू स्मॉल एम, और डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा? बोलो, आई इंटू के एफ इंटू कौन सा एम? बोलो, स्मॉल एम। विलियन आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा? ये समपरासारी है, और समपरासारी में क्या होता है आप जानते हो? आई और एम का प्रोडक्ट क्या आएगा? यहाँ समान। और जब आई इंटू एम का प्रोडक्ट समान आएगा तो कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर होंगी? दोनों बराबर होंगी। कौन कौन सी? क्वथनांक में उन्नयन, और दूसरा कौन सा? बोलो, हिमांक में अवनमन। ठीक है ना। अगला सवाल, अच्छा 32 सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन से द्विअंगी मिश्रणों का संगठन द्रव और वाष्प अवस्था में समान होता है? अरे, द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन जो समान होता है ना, वो किसका होता है? एजोट्रॉप्स का। और एजोट्रॉप्स कौन बनाते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो प्रकार के बनाते हैं, एक तो आपके धनात्मक विचलन वाले तो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम वेपर प्रेशर, और ऋणात्मक विचलन वाले बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम वेपर प्रेशर। तो बेंजीन और टॉलुइन, सेकंड जल प्लस नाइट्रिकम, जल प्लस एथेनॉल, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन है और ये भी आइडियल सॉल्यूशन है। ध्यान रखना, ये दोनों
कौन से हैं, ध्यान से सुनेंगे, ये कौन से हैं बोलो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ध्यान देना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के बनाते हैं, एक तो न्यूनतम क्वथनांकी नंबर एक, और एक होते हैं, ध्यान रखना, उच्चतम क्वथनांकी। न्यूनतम क्वथनांकी और एक होते हैं कौन से, उच्चतम क्वथनांकी। और न्यूनतम क्वथनांकी में बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, उच्चतम क्वथनांकी में बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। ठीक है ना। चलो, सवाल अच्छे हैं सर, बशर्ते अगर थ्योरी क्लियर है तो। हम तो करा रहे हैं आपको, यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, केवल आंसर नहीं बता रहे। समपरासारी विलयनों में विलेय और विलायक वही होते हैं, परासरण दाब समान होता है, विलेय तथा विलायक वही भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और विलेय सदैव समान होता है, विलायक अलग अलग होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका भी आंसर आप बताएंगे। ध्यान रखना, परासरण दाब समपरासारी विलयन है, तो समपरासारी विलयन में तो परासरण दाब क्या होता है, समान होता है। विलेय समान भी हो सकते हैं और विलेय असमान भी हो सकते हैं। कौन सा होगा, 33 में दो ऑप्शन करेक्ट होंगे। मैंने बताया था ना, एनसीईआरटी बोलती है कि दो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो ये आता है कि एक ऑप्शन ही करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं। ये भी सीबीएसई की नई शिक्षा नीति में अप्लाई होने जा रहा है। अगला सवाल अच्छा सवाल है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम। चलो, पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 35 वाला है ना, उसके बाद हम ये ग्राफ वाला इंपॉर्टेंट है तो बाद में करेंगे। अडुसंख्य गुणधर्म तब प्रेक्षित होते हैं जब, अडुसंख्य गुणधर्म तब प्रेक्षित होते हैं जब किसी अवाष्पशील ठोस को वाष्पशील द्रव में मिलाया जाता है। अरे भैया, हमने ये तो शुरुआत में ही पढ़ा था कि अडुसंख्य गुणधर्म में हम ठोस तो कैसा लेंगे, नॉन वोलेटाइल लेंगे। नॉन वोलेटाइल का मतलब कैसा सील होगा, अवाष्पशील, और इसको किसमें मिलाएंगे, द्रव में। और द्रव कैसा होगा बोलो, वोलेटाइल होगा, और वोलेटाइल होगा तो क्या होगा, वाष्पशील होगा। तो सही बात है, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, हेमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब, बोलो करेक्ट है। अवाष्पशील द्रव को किसी एक अन्य वाष्पशील, वैसे द्रव अवाष्पशील होता नहीं है, मैक्सिमम केस में इसकी वोलेटिलिटी होती है, बट ये दोनों ही करेक्ट हैं। किसी गैस को अवाष्पशील द्रव में नहीं होता, एक वाष्पशील द्रव को एक अन्य वाष्पशील द्रव में घुला जाता है, एक वाष्पशील द्रव को एक अन्य वाष्पशील द्रव में घोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, तो आप इसका अनुमान लगा सकते हो कि इसका कौन सा होगा। अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका होगा कौन सा, तब प्रेक्षित होंगे जब किसी अवाष्पशील ठोस को वाष्पशील द्रव में घोला जाएगा, और दूसरा अवाष्पशील द्रव को वाष्पशील में। क्यों, क्योंकि ठोस क्या होना चाहिए, अवाष्पशील। अब द्रव वैसे होता नहीं है, बट है तो क्या करें, कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा। चलो, अच्छा सवाल है भाई हमारा ये ग्राफ का, मैंने आपको खूब समझाया है। देखो ध्यान से सुनो, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं इसको अच्छे से, आप सुनते जाना है ना। आप जानते हो कि राउल्ट्स का लॉ है, पी ए बराबर होता है पी ए प्लस ऑफ पी वी। अगर मैं ए के लिए राउल्ट्स लॉ लिखूं तो पी ए इक्वल्स एक्स ए होगा, यानी कि पी ए बराबर क्या होगा बोलो, पी नॉट ए होगा, और क्या होगा, एक्स ए। अगर मैं पीवी की बात करूं तो क्या होगा, पीवी समानुपाती एक्स वी के, तो पीवी बराबर क्या होगा बोलो, पी नॉट वी क्या होगा, एक्स वी होगा। तो टोटल सॉल्यूशन का क्या होगा, पी ए प्लस ऑफ क्या होगा, पीवी होगा। तो मैं कैसे निकालूं, देखो, पी एस बराबर क्या होगा बोलो, पी नॉट ए प्लस ऑफ एक्स ए, पी नॉट वी प्लस ऑफ एक्स वी। आप जानते हो एक्स ए प्लस ऑफ एक्स वी का योग होता है कितना, एक। तो मैं यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल लूं, 1 माइनस क्या होगा बोलो, एक्स वी का, इसको हम यहाँ रख दें, क्या होगा, पी एस बराबर पी नॉट ए 1 माइनस का एक्स ए प्लस ऑफ पी नॉट वी एक्स वी। तो पी एस बराबर पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए एक्स ए प्लस का पी नॉट वी, क्या आ गया बोलो, एक्स वी।
थोड़ा सा अरेंज करते हैं। पी एस बराबर पी नॉट ए तो है ही है, पी नॉट बी को मैंने पहले लिख दिया, बी आएगा यहाँ ना, वी आएगा है ना, ये भी बी होगा। तो पी नॉट वी माइनस का पी नॉट ए एक्स वी, पी नॉट ए क्या कॉमन आया, एक्स वी का क्या बचा, पी नॉट वी माइनस का क्या हो गया बोलो, पी नॉट ए। ये हमारा सॉल्यूशन है। यानी मैं ध्यान से सुनना, मैंने दो केस आपको थ्योरी में लिखवा रखे हैं कि जब पहला केस तो कि पी नॉट वी इज ग्रेटर देन होगा किससे, पी नॉट ए से, और दूसरा केस पी नॉट ए इज ग्रेटर देन होगा किससे बताओ, पी नॉट वी से। तो ग्राफ मैंने आपको बताए थे, एक ग्राफ ऊपर जाएगा एक ग्राफ नीचे जाएगा, तो ये दोनों ग्राफ तो कैंसिल है। ध्यान रखना, ये रहा, ये ऊपर वाला मान लेते हैं, इसको तो मैं पी नॉट ए मान रहा हूं, और यहां से शुरू हो रहा है ये पी नॉट बी मान रहा हूं। तो क्या लिखा आपने, मैं लिखूंगा पी नॉट इज ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, यानी ए का ए ज्यादा कैसा सील है बोलो, वाष्पशील है, और बी में लिखूंगा तो ये कैसा सील है बताओ, अवाष्पशील। अच्छा, इस वाले ग्राफ में मैं मान रहा हूं पी नॉट वी, और इसको मान रहे हैं हम पी नॉट ए, तो ध्यान देना यहां लिखूंगा मैं पी नॉट वी इज ग्रेटर देन क्या होगा, पी नॉट ए। इसका मतलब पी नॉट वी ज्यादा क्या है आपके पास, वाष्पशील है, और पी नॉट ए कम क्या होगा, वाष्पशील। तो कौन कौन से ग्राफ आपके क्लियर होंगे, पहला और दूसरा ग्राफ क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, ये हमने आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मैक्सिमम सवाल अभी तक हमने कर लिए। हाँ जी, कुछ सवाल और अभी इसमें शेष हैं, है ना, तो वो जो सवाल हैं वीडियो के, उनको हम देखेंगे। मैं आपको बता दूं कुछ थ्योरी वाले सवाल हैं इसमें, आप देखें एक बार। ये तो हो गया लघु उत्तर प्रश्न है, इनको छोड़े, हम उनको थोड़ा बाद में करेंगे। और ये आपके पास सुमेल करने वाले हैं, सुमेल करने वाले देखो कौन कौन से। पहला कॉलम नंबर फर्स्ट आ गया क्या पूरा, देखते हैं एक बार। अरे कट जाएगा क्या, कॉलम आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा ना, इसके बाद में देखो अच्छा मजा आएगा इनको भी करने में। चलो मिला लेते हैं ना। वो कह रहा है संतृप्त विलयन, द्विअंगी विलयन, समपरासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन, ठोस विलयन, अति परासारी विलयन। अच्छा सवाल है ये। देखो समपरासारी विलयन का मतलब तो परासरण दाब क्या होगा, समान होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। देखो क्या है, किसी ताप पर समान परासरण दाब वाले विलयन कौन सी कैटेगरी में आएगा बोलो, समपरासारी में। वाइनरी सॉल्यूशन का मतलब कितने घटक होंगे उसमें, दो। तो देखो देख लेते हैं, वह विलयन दो घटक वाला विलयन कौन सा कहलाएगा, द्विअंगी। ठोस विलयन, यानी ठोस विलयन होगा, यानी विलायक क्या होगा, ठोस, वो भी देख लेते हैं। ठोस विलयन में विलयन परासरण दाब ये रहा, वह विलयन जिसका परासरण दाब, वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे अधिक हो। ठोस प्रावस्था में विलयन ये इसके साथ मैच करेगा। और एक आपको पास पता है समपरासारी विलयन हो गया, अल्प परासारी विलयन यानी उसका परासरण दाब क्या होगा, कम होगा, वो कौन सा होगा, अल्प परासारी। और जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा वो क्या होगा, आपके अति परासारी विलयन होगा। वह विलयन जिसमें दिए गए ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय घोली जा सकने वाली हो, अधिकतम मात्रा घोली हुई हो, वो कौन सा विलयन कहलाता है बताओ, आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त पढ़ा दिया मैंने, असंतृप्त पढ़ा दिया, सैचुरेटेड पढ़ा दिया, अनसैचुरेटेड पढ़ा दिया, सुपर सैचुरेटेड पढ़ा दिया। अति परासारी यानी परासरण दाब अधिक होता है, अल्प परासारी परासरण दाब कम होता है। बोलो यस और नो, आया समझ में। चलें आगे। अच्छा सवाल है, देखो 48। देखो कॉलम सोडा जल, शर्करा का जलीय विलयन, जर्मन सिल्वर, वायु, पैलेडियम, हाइड्रोजन, यानी ठोस में क्या घोल रही हो, गैस। देख लो ठोस में गैस मिल गया, सोडा जल में गैस घुली हुई होती है, द्रव में गैस घुली हुई होगी, किसमें, द्रव में। द्रव में गैस का विलयन, वायु में गैसों का, गैस में गैस का, और जर्मन सिल्वर ठोस का, गैस में ठोस का, ठोस में विलयन।
मैच हो गए आपके पास। कितने दे रखे? 5 दे रखे। शर्करा का विलयन ठोस में क्या घोल रखे हैं, द्रव में क्या घोल रखा है? ठोस। ये तो इजी गोइंग सवाल है, बिल्कुल इजीएस्ट सवाल है, इनमें तो हमें क्या भी सोचना ही है ना। अगला सवाल, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम आप जानते हो, पी नॉट ए इक्वल्स होता है पी नॉट ऑफ ए एक्स ए। मैच कर लो, ये रहा। हेनरी का नियम, एम समानुपाती पी होता है, पी समानुपाती एक्स होता है। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर के वी इंटू स्मॉल एम होता है। हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम होता है। और परासरण दाब पाई बराबर कौन सा आर टी होता है? बोलो, सी आर टी होता है। चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, आप जानते हो आएगा भी नहीं यहाँ पे तो। द्रव्यमान प्रतिशत मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लिख लेना। परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बराबर क्या होता है? विलेय की ग्राम में मात्रा, विलियन की ग्राम में मात्रा गुणा क्या होता है? बोलो 100। पहला मैच कर लेना। दूसरा, आयतन प्रतिशत परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बराबर वी ए डिवाइडेड बाई वी ए प्लस ऑफ वी वी इंटू क्या होता है? बोलो 100। तीसरा, मोलन्स एक्स ए बराबर होता है, बोलो एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन वी। एक्स वी बराबर होता है, बोलो एन वी अपॉन एन ए प्लस ऑफ एन वी। सारे फॉर्मूले करवाएं। हाँ जी, मोललता स्मॉल एम बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का अणु भार विलायक की ग्राम में मात्रा गुणा कितने से? बोलो 1000 से। कैपिटल एम विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का अणु भार विलियन का आयतन ml में गुणा कितने से? 1000। नॉर्मलता विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का तुल्यांकी भार विलियन का आयतन ml में गुणा कितने से? बोलो 1000 से। एक और बच गया, ppm विलेय की ग्राम में मात्रा, विलियन की ग्राम में मात्रा गुणा 10 की घात 6 और 9 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ppm। ठीक है ना, हो गया सारा। चलो मैच कर लेंगे, है ना, मैचिंग वाले हैं ये। ठीक है, ये आपके 2 सवाल हैं। अब तक हमने लगभग 15 सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 50 सवाल हमने डिस्कस कर लिए। बाकी जो भी सवाल अभी तक बचे होंगे, आगे जितने भी सवाल बचे होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, वैसे मैं आपको बता दूं वो भी। देखो, इसमें हमने अभी ये पढ़ा है, ये थ्योरी वाले सवाल हैं, ये हमने सारे पढ़ लिए। मैं आपको बता देता हूँ। 2 द्रव्य द्विअंगी मिश्रण में संगठन को आसवन द्वारा अलग किया जा रहा है। कुछ समय पश्चात संगठनों का अलग होना रुक जाता है। वाष्प और द्रव अवस्था का संगठन एक समान हो जाता है तथा दोनों आसुत जल में दोनों ही संगठन आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एजियोट्रॉप का निर्माण हो जाता है, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए 1 मोल NaCl को 1 लीटर जल में मिलाने पर जल के क्वथनांक में वृद्धि होती है, जबकि 1 लीटर जल में 1 मोल मैथिल एल्कोहल घोलने पर जल के क्वथनांक में कमी होती है। ये अवाष्पशील द्रव होता है। कौन सा होता है? अवाष्पशील द्रव होता है। और अवाष्पशील द्रव मिलाने से विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। विलयन में उपस्थित अंतर आणविक बलों के आधार पे बताइए समान समान को बोलता है, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी लाइक का मतलब समान समान को बोलता है। ये सारे हमने पढ़ा दिए। द्रव्यमान प्रतिशत, ppm, मोलन्स, मोलनता ताप पर निर्भर नहीं करते क्योंकि इनमें वॉल्यूम नहीं आता, और जो राशि वॉल्यूम से अफेक्टेड नहीं होती उन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि मोलनता, मोलरता हुई, नॉर्मलता हुई, फॉर्मलता हुई, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हुआ, इनमें वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम आता है तो अफेक्टेड होती है। हेनरी नियम की सार्थकता आप जानते हो, यदि मैं KH का मान बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? विलेयता के मान में क्या आ जाएगी? बोलो, कमी आ जाएगी। जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ताप कम होगा, ताप कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। हेनरी के नियम की सहायता से स्पष्ट कीजिए बीमारी कौन सी है? बैंड्स। मैं आपको कहानी सुना, जब गोताखोर समुद्र में जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसें उस गोताखोर के ब्लड में घुल जाती है।
हाईली प्रेशर के कारण। जैसे ही बाहर आता है तो गैसें बाहर निकलती हैं, खून में से गैसें बाहर निकलेंगी तो क्या होगा, वो कष्टदायक स्थिति होती है जिसे क्या बोलते हैं, बैंड्स। और इसके बचाव के लिए N2 होता है, O2 होता है, हीलियम 11.67, 56.2 और 321 यानी 32.1% का सिलेंडर गोताखोर अपने साथ ले जाता है। ऊंचाई पर जाने पे कमजोरी, श्वसन में असहजता महसूस होती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कमरे के ताप पर सोडा जल को खोलने पर सीसी की आवाज आती है। क्यों आती है, क्योंकि एम समानुपाती क्या होता है, पी। एम समानुपाती पी होगा तो जैसे ही बोतल को खोलोगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो गैस बाहर निकल जाएगी। अगला, ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब जल की तुलना में कम होता है। भैया जब हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं ना, तो अवाष्पशील विलय मिलाने से वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में हिम आच्छादित, पर्वतीय क्षेत्रों में हिम आच्छादित सड़कों को साफ करने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है। इस प्रक्रिया से संबंधित परिघटना की व्याख्या कीजिए। आपको पता है प्रतिहिम का कारक करता है, क्योंकि NaCl में क्या होता है, Na+ होता है, Cl- होता है, तो बर्फ को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, NaCl का, CaCl2 का, यानी जिसमें कणों की संख्या क्या हो, ज्यादा। और अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, जो केवल और केवल किसको जाने दे देती है, विलायक के अणुओं को गमन करती है, विलय के अणुओं को नहीं करती। वो कौन सी झिल्ली कहलाती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। ठीक है ना। और लास्ट सवाल, प्रतिलोम परासरण के लिए सेल्यूलोज एसीटेट की अर्धपारगम झिल्ली काम में ली जाती है। तो हमारी तरफ से सॉल्यूशन का जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला जो पार्ट है वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो के नोट्स बनाइए, अच्छे से इसको देखिए। और मैं ये दावा करता हूँ कि आप अगर एनसीईआरटी इसको कवर करते हो तो बहुत कुछ आपको बेनिफिट होने लगेगा, बहुत कुछ बेनिफिट आपको इसमें लगेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अगर आप कंप्लीट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।